चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। पहला सवाल एड्स से रिलेटेड है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है, अर्थात एड्स किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है, जिसे हिंदी में वायरस कहते हैं। एड्स का पूरा नाम क्या था? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स जिस वायरस से फैलता है उस वायरस का नाम HIV वायरस। एड्स कोई जांच कराने के लिए, यानी HIV या पॉजिटिव है या निगेटिव या कैसे पता चलेगा, उसके लिए जो हम लोग टेस्ट कराते हैं उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। तो एड्स से रिलेटेड इतनी सारी बीमारी। एड्स फैलता कैसे है? एड्स रक्त से फैल सकता है, दूध से फैल सकता है, आंसू से फैल सकता है और शारीरिक संबंध अर्थात गैर अनैतिक शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। उसके अलावा अगर आप शेविंग, आईब्रो बनाने वाला कोई भी ऐसा कुछ ब्लेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड मतलब धागा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी एड्स फैलने के चांसेज होते हैं। यहाँ तक कि इंजेक्ट किया हुआ संक्रमित सुई से भी क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देकर एड्स से बचना चाहिए। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। कितने दिसंबर को? सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एड्स के बारे में पूरा बता दी। एड्स कितने दिसंबर को मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर है? एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए, भारत में, दुनिया में सबसे पहले एड्स का मरीज कहाँ मिला था? अमेरिका में। दुनिया में सबसे पहला एड्स का मरीज कहाँ मिला? अमेरिका में मिला। ठीक है, तो पहला सवाल है कि एड्स विषाणु किसे नष्ट करते हैं? एड्स विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। ये लिम्फोसाइट क्या है? एक होता है ल्यूकोसाइट, जिसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। लिम्फोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, जिसको WBC के नाम से। जब आपको एड्स बीमारी होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी आप क्या करते हैं? रक्त से आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। यानी आप रोग से लड़ ही नहीं सकते। शरीर में जगह जगह गांठें बने लगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा घाव होगा और हर एक छोटा बीमारी का वायरस, हर एक छोटा बीमारी का बैक्टीरिया आपको क्या करेगा? शैवाल, फंगस, जो भी सूक्ष्म जीव है वो आपको अटैक करेगा और आपको परेशान करेगा। बात समझ गए ना? यानी आप रोग से लड़ ही नहीं सकते, आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही समाप्त हो जाती है। यानी आपका लिम्फोसाइट मर जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स मर जाता है, आपके बॉडी का व्हाइट सिपाही मर जाता है। आगे अगला है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? गर्भवती स्त्री, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर में सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी होती है, तो होते है कैल्शियम की और आयरन की। ऐसे तो आमतौर पर लड़कियों में भी आयरन की कमी हो जाती है। तो आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होगे तो आपको सरकारी गोली मिलता होगा स्कूल में, टैबलेट पत्ता लेकर देता होगा कि लो खाओ, ठीक है ना। फॉलिक एसिड की क्या कर देते हैं? टैबलेट देते हैं। अभी भी तो लोग चले जाओगे, देखोगे कि सुबह से शाम तक अगर एक किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वहाँ देखोगे कि बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी जांच कराने के लिए आए, डॉक्टर एक ही तरह का दवा लिख रहा है, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, कुछ नहीं लिखता है। और अगर किसी का सिचुएशन गड़बड़ है, अगर नॉर्मल है, तो सिर्फ आयरन की टैबलेट की दवा क्या करता है? लिख देता है और वही खिलाते रहता है। अगला सवाल है, MRI का पूरा नाम क्या है? बच्चों, MRI का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI महंगा होता है, ठीक है ना। नॉर्मल 6000 की जांच होती है, अगर पूरे होल की हो गई तो फिर 17-18 हज़ार, बहुत महंगा होता है MRI। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बॉडी के आवेगों को पता करते हैं कि कहाँ कहाँ सेंसेशन जा रहा है। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिका हैं, वो तंत्रिका उत्तक जो हैं वो क्या करते हैं? पूरे बॉडी में एक्टिव है, उसके माध्यम से आवेग जा रहा है। उस आवेग का सेंसेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, पहुँच नहीं पा रहा तो किसके कारण नहीं पहुँच पा रहा है, उन सभी चीज़ों को बारीकी अध्ययन करने के लिए हम लोग MRI कराते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है या बहुत लंबे समय से किसी भाग में दर्द है, बात समझ में आई, तो हम लोग क्या कराते हैं? MRI कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि वहां का सेंसेशन क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो MRI का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? फिर से याद रखो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस बच्चों फिजिक्स का वर्ड है। एक्चुअली में एम्पलीट्यूड जो होता है वही क्या होता है? रेजोनेंस होता है, जो अल्टरनेटिव करेंट की तरह क्या होता है? एक ग्राफ के रूप में दिखाई देता है। अगला सवाल है, मूत्र में स्रवन की बढ़ने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्रवन को, अर्थात मूत्र ज्यादा निकले, मूत्र बहुत ज्यादा निकले, बढ़ाने की औषधि को क्या कहते हैं? उस औषधि को बोलते हैं बच्चों डाईयूरेटिक। क्या बोलते हैं?
डाययूरेटिक। तुम लोग सोचते होगे कि आखिर कोई आदमी क्यों ऐसा दवा खाएगा जिससे उसका पेशाब बहुत ज़्यादा बॉडी से निकले। कभी कल ऐसा हो जाता है कि जब हम लोग डायलिसिस पे जाते हैं, जब आदमी का किडनी खराब होता है, तो जब किडनी खराब होता है तो हम लोग कृत्रिम तरीके से अपने ब्लड की गंदगी को साफ करते हैं। उस विधि को बोलते हैं बच्चों डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है, एक बहुत बड़ा मशीन होता है गोलाकार, उसमें आपका ब्लड जा रहा होता है। ब्लड का जितना सारा गंदगी है, जितना सारा कचरा है, अवशिष्ट पदार्थ है, वो सारे ठोस पदार्थ कण क्या होते हैं, साइड होकर के सर्कुलेट हो रहे हैं। तो कभी कल आपके बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो गर्मी के त्यागने के लिए, अपने शरीर से गर्मी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पसीना को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उस समय में ऐसा हो जाता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे ठंडे के दिनों में आदमी को पेशाब ज़्यादा लगता है, ठंडे के टाइम आदमी को पेशाब ज़्यादा लगता है। तो इंटरनली जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो बॉडी से मूत्र क्या होता है, ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, डाययूरेटिक। डाययूरेटिक क्या होता है, मूत्र बढ़ाने वाली औषधि इसमें इस्तेमाल होता है। पेशाब की मात्रा को आपको पता होगा, पेशाब जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, सॉरी पेशाब जो होता है वो एक तरह का क्षारीय होता है। हम नहीं कह सकते कि क्षारीय होता है, अलग अलग आदमी का अलग अलग होता है, ठीक है ना। कि एक रेंजेबल होता है, ठीक है, उसमें अमोनिया की मात्रा होती है, 96% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, 2% यूरिक एसिड होता है। तो अम्लीय तो होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अम्लीय है ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। आप लोग ये सुने होंगे कि हम लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े आजकल रिजॉर्ट्स जो खोले गए हैं वहाँ पर, वो वाटर पार्क में सब लोग जाता है। वाटर पार्क में मेरे हिसाब से अजीब टाइप का है, नहाना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी मस्ती की तरह चल जाता है। उसमें कैसा आदमी कम नहाता है, केकड़ा खुजली होले, कौन खजुआ रहा है, ठीक है ना, मैल उल वाला आदमी वही में जाके कोई कोई देखते हैं मुंह में एकदम पानी उनी धक ऐसा समझ जाएगा, वाह करने लगता है, उसी में सब मैल उल उसी में छोड़ा रहा है, अजीब टाइप का है। ये स्विमिंग पूल की जो संरचनाएं मानी गई है, या कह सकते हैं इस तरह का जो फीलिंग बनाएगा, वो किसके लिए बनाएगा, वो इक्का दुक्का आदमी जो रईस टाइप का आदमी, बड़े बड़े होटल में कैसा आदमी जाता है, बहुत इन्फेक्टेड आदमी ने गोड़ में तक माटी वाटी नहीं लगा, एसी में से निकला है, फिर एसी वाले गाड़ी में बैठा, खूब अच्छा व्यवस्था है, फिर जाकर के सिर्फ एंजॉय करने के लिए वैसे चीज लगे। अभी वाटर पार्क जैसा खोल दिया है, में लफुआ अफुआ कुत्ता बिलाई सब ऐसा नहीं बोलते, सब उसी में वैसा ही रहता है, लेकिन लगभग 64-70% आदमी वैसा नहीं रहता है। छपड़ी टाइप का आदमी जा रहा है, नाचे जा रहा है, तो पानी में जाकर नाचेगा, मैल छोड़ाएगा, तो पानी का स्थिति क्या रहेगा। कोई बदमाश टाइप का रहता है, उसमें यूरिन डिस्चार्ज कर दिया, पेशाब कर दिया, तो पानी में पेशाब कर देगा ना, तो ऐसे तो बीमारी फैल जाएगा। तो वही वाटर पार्क वाले लोगों ने क्या कि एक विशेष तरह का उसमें केमिकल मिला, जिससे अगर आप पेशाब करते हैं वहाँ पे तो पता चल जाएगा, वो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, या आपके पैंट का कलर चेंज हो जाएगा, अब पकड़ा जाएगा, कलर चेंज होगा, बाउंसर घूमते रहता है, ठीक है ना, आपको बाउंस कर करके मारेगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का नाम है बच्चों एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला, फॉर्मिक एसिड के बाद हम लोग एसिटिक एसिड के बारे में जानते हैं। अगला बच्चों, कैंसर के उपचार में अक्रिय उत्कृष्ट गैस कौन है। देखो यहाँ से, कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका, कोबाल्ट का, लेकिन वो एलिमेंट है, यहाँ पे किस गैस की बात कर रहे हैं, अक्रिय गैस की। वहां पे ऑप्शन में कोबाल्ट भी देता है, आदमी हड़बड़ा के मार देता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब अक्रिय गैस की बात करेगी तो किसका, रेडॉन की बात करेगी। किसका, रेडॉन की। कौन सा अक्रिय गैस क्या है बच्चों, कैंसर के उपचार के लिए अक्रिय गैस में क्या आता है, रेडॉन आता है। अगला सवाल कहता है कि पक्षियों में उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पक्षियों जो उड़ते हैं उसको उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं ब्रीलिंग। क्या कहते हैं, ब्रीलिंग। अब ब्रीलिंग को दो पार्ट में कर दो, एक बनाओ ब्रेलगिंग। ब्रेल का पूरा नाम लुई ब्रेल था। लुई ब्रेल साहब ने अंधे आदमी के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि के इस्तेमाल किए थे, अंधा आदमी जो पढ़ पाए, ब्रेल लिपि की खोज की थी, ठीक है ना। तो ब्रेल लिपि का खोज किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। वो कौन सी भाषा है, अंधे लोग की पढ़ने वाली भाषा, जिसमें खांचा खांचा बना होता है,
डॉटेड बना होता है उसमें हम लोग उंगलियों को क्या करते हैं, ऊपर नीचे सहारे से पढ़ते हैं, जो अंधा आदमी होता है। ठीक है, तो जो पक्षी होता है वो पक्षी का आंख जो होता है ना वो एस्टैटिक्स होता है। हमारी आंख की पुतलियाँ हिलती डुलती है, तो हम लोग किसी चीज को देखने के लिए गर्दन नहीं इसे हिलाते हैं, हम लोग अपने आंख को ही हिला देते हैं। घुमा दिए, देख लिए गर्दन एकदम सीधा है। लेकिन पक्षियां जो है वो क्या करता है, उनकी आंख एस्टैटिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं, जब भी वो किसी चीज को देखना चाहेगा तो क्या करेगा, अगल बगल मुंह ऐसे ऐसे बार बार दिखाए, समझ गया ना, वो पकड़ा जाता है। वो गर्दन ऐसे 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 तो इधर उधर हिलाता है ना, तो पकड़ा जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ जब भी उसको देखना हो तो उधर गर्दन करेगा ही करेगा। हम लोग गर्दन नहीं घुमाते, ऐसे सीधे पढ़ ली, कहानी खत्म। तिरछी नजर, ठीक है ना, पक्षियों के लिए गाना नहीं बनाया गया होगा शायद कि तो तिरछी नजर में जादू बा, वो तो गर्दन ही इधर करेगा। जूनियर सेक्शन के साइंस के बुक में 6 या 7 में अमाशय में किसी बच्चे को पौधा जम गया था, कहानी उसमें दिया हुआ है, अमाशय की कहानी विज्ञान की, देखिएगा तब। तो पेट में ना पौधा डेवलप हो गया था, बीज रुक गया था, जम गया था। किसी किसी को हृदय में छेद हो जाता है, हार्ट में। आपके आसपास में ऐसे मरीज मिल जाएंगे, ठीक है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे शायद। ठीक है, तो अभी कभी आप लोग कल्पना करते होंगे कि आखिर का हार्ट में जब छेद हो जाता है फिर भी आदमी कैसे जीवित रह रहा है। ठीक है, वेटलरी मतलब उसका जो प्रेशर जब बनता होगा ब्लड का, तो क्या ब्लड लीक करता है कि नहीं। तो प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था की है कि अगर मान लो वो हार्ट के अंदर अगर होल हो गया है तो किस प्रकार का होल है। जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये हमारा एक एग्स है, अंडा है, अंडा है ना, ये अंडा की इस कॉर्नर में ये पार से वो पार हमने होल कर दिया, एक मैं बात होता है, होल हो गया। लेकिन जब ये होल हुआ तो ये ना मांस से धीरे धीरे चारों तरफ सील्ड हो गया, मतलब लॉक है लेकिन होल है। ये तुम्हारा पूरा होल है और इसके बीच इस पार से ऊपर गया, लेकिन अंदर से क्या हो, सब लॉकअप है। तो वो पूरा अच्छा काम नहीं कर रहा है क्योंकि उतना जगह तो कम पड़ जाए, लेकिन काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो खुला है सारा ब्लड लीक हो जाए। एयर कंप्रेसर कम बन है, वर्क बहुत अच्छा है, लाइफ उसमें ज़्यादा नहीं हो सकता। वर्क हार्ड करेगा तो कब वैसे आदमी को बहुत तेज से दौड़ा दो, चित्ते गिर जाएगा तुरंत, समझ रहे हो ना। और शारीरिक एक्टिविटी करेगा तो मरने की चांसेज है। तो ये जो दिल की छेद की बीमारी है या अमाशय के अंदर ये सब हो जाना, पौधा डेवलप हो जाना, ये सब क्या है, साइंस को अपने आप में चुनौती देने वाली बात। फिर उसको हम लोग डेवलप करते हैं, फिर पता करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, आजकल एक व्यवस्था की, उस व्यवस्था को बोलते हैं पेस मेकर। तो महिलाओं का हार्ट आजकल इतना कमजोर है ना कि जब बच्चा को बर्थ देती है तो संभाल नहीं पा रहा, हार्ट अटैक से मर जा रहा है, दर्द से नहीं, हार्ट अटैक हो जा रहा है, मर जा रहा है। तो पेस मेकर की सहायता से अब बर्थ कराया जा रहा है। बात समझ रहे हो, ये प्रोसेस हो रही है ताकि उसके हार्ट पर दबाव ना पड़े, बच्चा रिलीज हो जाए। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रहा है, ठीक है ना, आप सोच ही नहीं सकते हो। तो पौधे को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, ब्रीलिंग कहते हैं। अगला सवाल है, उंगली के नाखून में विद्यमान कौन सा प्रोटीन है। उंगली के नाखून में होता है कीरेटिन प्रोटीन होता है। उंगली के नाखून में कैसा प्रोटीन होता है, कीरेटिन प्रोटीन होता है। शारीरिक ऐसा तो इस वाइट के बारे में बहुत लोग अपना अपना मिथ्या है, लोग कहता है बुद्धिमान लोगों को ऐसा होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमको कुछ नहीं आइडिया है, ठीक है ना, जो बता सके। हमको भी हो गया है, बहुत लोग कहता है किडनी इफेक्टेड हो गया है। अब हम लोग का किडनी इफेक्ट हो जाए, अब ऐसा ऐसा बात बोलेगा, कौन इतना टेंशन लेता है। अच्छा है, जिंदगी जब तक जिला ले, क्या बाबू, समय से निकल लो। धरती पर ऐसे भी बहुत ज़्यादा बोझ है, ठीक है ना, इसलिए सब के बारे में ज़्यादा होगा, इन्फॉर्मेशन पता होगा तो पक्का बताएंगे। ऐसे हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। किसके बारे में हम लिखे थे लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए। एक्चुअली कल संडे था तो कल हम दिन भर लापता थे, देर रात आए हैं और रिसेप्शन का भोज वगैरह खा रहे थे, ठीक है ना। तो फिर संडे को अगर मिल जाए भोज, कोई काम ना हो तब तो
समझ ही सकते हो, चिंता फ्री रहे। सबसे अच्छा रहता है कि अगर सैटरडे को रात में कोई फंक्शन भेटा जाए, उससे अच्छा फंक्शन कोई नहीं होता है मेरे लिए, ठीक है ना। खूब टेंशन फ्री रहते एकदम, आना है एकदम संडे को रिलैक्स में रहना। तुम लोग शादी विवाह करना अपना सैटरडे को करना, ठीक है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान जलीय प्राणी कौन है बच्चों? व्हेल है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है फॉर्मूला? CaOCl2। नहीं सॉरी, ये तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है CaSO4। क्या था फार्मूला? CaSO4.12H2O, ये फार्मूला है। अगला है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? ये उत्तेजना क्या होता है? जब आपको गुस्सा आती है, हर बात पे गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, पिनकना जिसको बोलते हैं, पिनपिना टाइप का आदमी है, तेगा सा नहीं हुआ, कोई सामान ले लिया थरिया फेंक देगा, सामान तोड़ देगा, पटक देगा, तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन ब्लड में निकला है? वो एड्रिनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन आपका रिलीज बार बार हो रहा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सबको पता है, लौंग फूल की कली है। इजी सवाल है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन सा है? संयुक्त वर्ण वाला पौधा नारियल है। आलू की आंखें उपयोगी होती है। आलू की आंखें होती है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर पेड़ पौधे के किसी भी वर्धी भाग से, तना से, जड़ से, कंद से, किसी भी पत्ता से, किसी से वर्धी भाग से, मतलब जिस भाग से वृद्धि हो उस भाग से एक नए पौधे का रूपांतरण करते हैं, उस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह जो है वह क्या करता है? जीवों को जनन करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन का भाग माना जाता है, जिसमें कोई मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई? इसको अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, जिसमें कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग आलू को उपयोगते हैं। जब हम लोग आलू की कटाई करते हैं तो आप देखते हैं जिधर आँख रहता है उसको बचा के काटते हैं, और ऐसा आलू जिस आलू में अगर कटाई कर रहा है दुइये गो आँख है, आँख बगल वाला से काट लेते हैं, बाकी आलू के फाँक बचा लेते हैं, उसका सब्जी बना के खा जाए। क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा खेत में आलू किसान परिवार का है, तो देखे हैं ज़्यादा आलू रोपाता है तो जो लेबर काटता रहता है वो निकालता रहेगा, उसमें से 2-4 गरीब आदमी है वो क्या करेगा, 2-4 पीस उसमें से निकालते जाए, इकट्ठा करते करते बहुत आलू रख लेता है, बचा लेता है। क्योंकि ऐसे भी उसको मिट्टी में जब लगा देंगे उसका कोई काम नहीं है, सड़ ही जाएगा। उससे अच्छा वो निकाल लिया और घर पर उसका आज सब्जी बना लिया, आज का ताज़ा काटा हुआ आलू, समझ में। और उस टाइम में महंगा भी रहता है आलू, ठीक है ना, तो उतना निकाल लिया तो बहुत ज़्यादा निकाल लिया। ये होती है बीज के टाइम में। जैसे मान लो ना बुआ, ये आलू है तुम्हारा, इस पर एक गो आँख है यहाँ, तो आलू को यहाँ से कट करके ई वाला पोर्शन रख लिया सब्जी के लिए, ई वाला लगा दिया, ऐसा होता है। हाँ, दौड़ नहीं रहता, देखे नहीं आलू में नहीं रहता छोटा छोटा आँख, अभी निकल रहा होगा आलू में। हाँ, उसी को बोलते हैं वर्धी भाग। हाँ, तो बोरा खरीद करके लाता है, काट के रोप देता है, तो उसी आलू के पार्ट में से कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आंख नहीं होता है, तो उस वाले पार्ट को काट के हटा लेता है। आए पेड़ पागली कहीं का वो है ना, पेड़ धीरे धीरे डेवलप होता है, जमता है, निकलता है। अगला है, आलू लगाए ही नहीं हो, ये तो पूरा शहरी जैसा बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक कैसा है? तुम्हारा शादी पूरा गांव में करवाएंगे, एकदम गांव में, बिच्चर वाले गांव में, जहाँ पे हर चीज देखने को मिले, ठीक है। इसलिए कहता है कि जब भी कोई बंदा गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ा है उसको हर एक चीज का ज्ञान हो, लेकिन जब अमीरी से गरीबी की तरफ आता है तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए जीवन के 2 पहलू हैं, एक सुख दूसरा दुख। भगवान से मनाओ पहले दुखी हो जाए, ठीक है ना, कि अगर आज तुम कष्ट काट रहे हो, दुख काट रहे हो, तो यकीनन आने वाला समय क्या होगा, सुख का होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। और अभी मजा करने लगोगे, खूब अच्छे तुमको शौक पूरा हो रहे हैं, तो यकीनन तुम्हारा आने वाला समय बहुत दुखदायी होगा। इसलिए अभी ये कष्ट काट लो, ठीक है। क्लोरोफिल में खनिज घटक कौन है? मैग्नीशियम। सबको याद है मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर
हर्ब्स कौन है? तुलसी है। अब तुलसी का पत्ता को धो लीजिए, आप लोग तो सीधे नोचते हैं, खा लेते हैं। बहुत कम लोग तुलसी के पत्ता को धो के खाता है। नोचा, मुंह में धो लिया। एक्चुअली उसको क्या करना है, थोड़ा धो दीजिए, उस पर डस्ट उस्ट पड़ा रहता है, ठीक है ना, और फिर उसको आप खाइए, आपके लिए फायदेमंद। और खाना क्या है, गोल्टा बना के वो फंसा लीजिए, धीरे 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 चूसते रहिए, आपके बॉडी के अंदर वो अपने आप डिस्केट हो जाएगा। समझ रहे ना, वो आपके बॉडी में एनर्जी का काम करेगा, ऑक्सीडेशन कराने में बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। बंदा गोभी का खाद्य अंश क्या है? काई कलिका। काई कलिका हम लोग बंदा गोभी का खाते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस नहीं बच्चों, क्या होता है? बांस होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा क्या होता है बच्चों? बांस होता है। सबसे बड़ा पौधा क्या है? यूकेलिप्टस। अगला सवाल है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फल मीठा होता है, मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के कारण फल क्या होता है? मीठा होता है। शकरकंद किसका रूपांतर? शकरकंद मतलब हलवा। हलवा किसका है? जल का रूपांतरित रूप है। हलवा जो आप खा रहे हो वो किसका है? जल का रूपांतरित रूप है। ठंडे के मौसम में जल में पाइप फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ती, क्योंकि पाइप में मौजूदा पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। ठंड के मौसम में, हालांकि हम लोग की तरफ उतनी भीषण ठंड नहीं पड़ती है कि पानी जम जाए और पाइप का ये हो, लेकिन ठंडे के दिनों में अगर बर्फीला जगह है वहां पे क्या है, पानी बढ़ने से आयतन, पानी जैसे बढ़ेंगे तो आयतन क्या होगा? डेवलप होगा। तो आयतन डेवलप होने से क्या होती है, जैसे पानी, तुम लोग के पास फ्रीजर है, उसमें पानी को भर दो, फ्रिज में लॉक कर दो, और वो पानी के बोतल को देखो जब पूरा हार्ड हो जाए, उससे किसी को मारो तो कपार उपार फाड़ दो, धीरे 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 फिर पिघलेगा। तो ठोस बनने से आयतन में क्या हो जाती है? थोड़ी वृद्धि हो जाती है। वही बात है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है बच्चों? 7 है। मूल इकाई मतलब बेस यूनिट्स कितने हैं? 7। आप लोग को याद है बेसिक यूनिट कितने हैं? 7 याद कराए थे। पहला का नाम क्या है? लंबाई, दूसरे का नाम द्रव्यमान, तीसरे का नाम समय, चौथे का नाम विद्युत धारा, पांचवे का नाम ज्योति तीव्रता, छठे का नाम पदार्थ का परिमाण, और एक और छूट रहा है कोई विद्युत धारा बोले, विद्युत धारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो टोटल मिला के 7 है। रात के समय में तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे टिमटिमाना बच्चों अपवर्तन क्रिया के कारण होता है। किसी कारण? अपवर्तन क्रिया के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता रहता है और बढ़ता रहता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। जैसे जैसे आप सोते हैं, जैसे आप लोग देखोगे जो आदमी को नींद नहीं पड़ेगा उसका बीपी बढ़ते जाएगा। अगर आप नहीं सोते हैं ना तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आपको नींद आ रहा है मतलब आपका बीपी घट रहा है, बार बार उघाते रहते हैं, हमेशा उघाते रहते हैं, तो आप एकदम बढ़ रहे हैं किसके तरफ? ब्लड प्रेशर आपका लो हो रहा है, ठीक है ना। आप अपने बीपी को थोड़ा जांच करें, ट्रीटमेंट लें, ये बहुत जरूरी है। अगला है, मानव शरीर में सबसे मजबूत पानी किसकी होती है? मजबूत मानी जाती है, सबसे मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो है किसकी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। मैं पढ़ाया भी था बायोलॉजी में, सबसे मजबूत हड्डी किसकी है? जबड़े की होती है। इसलिए इस पर कुछ भी रखते हैं और चप करके बैठा देते हैं। इतना मजबूत हड्डी किसी का नहीं है। बकरे की मोटी मोटी टांग रख के वो पटाक पटाक उड़ा रहे हो, ठीक है ना, वो जबड़े की हड्डी के कारण ही पॉसिबल है। उबलते पानी के बजाय वाष्प में जलना ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है, क्योंकि उबलते पानी के बदला, ठीक है ना, वाष्प में जैसे पानी खौल रहा है उसमें अगर आप हाथ घुसा दोगे उससे भी डेंजर कौन होता है? भाप वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुप्त ऊष्मा रहता है। कौन सा ऊष्मा? हमको तो पहले से पता है कि पानी खौल रहा है तो इसमें डालेंगे तो क्या होगा, लेकिन वो जो वाष्प बन के जो एनर्जी, जो लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा जो है, उस कितना हीट एनर्जी का हमको अंदाजा नहीं होता है। इसलिए भाप जब लगता है ना तो बहुत परेशानी रहता है। उसी भाप के कारण तो कोई भोजन जल्दी पक जाता है, इतना उसमें हीट होता है। तो ये लिखता है, और वाष्प में कौन सी ऊष्मा होती है बच्चों? गुप्त ऊष्मा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लैटेंट हीट, सॉरी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। वस्तु की चौथी अवस्था, पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं मेनली, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। एक और अवस्था है जिस अवस्था को हम लोग बोलते हैं 5वीं अवस्था, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन। समझ रहे हो?
तो पदार्थ की अब 5 अवस्थाएं हो गए हैं, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। क्यों ये सब खोज करना पड़ा, थोड़ा इसको डीपली तुम थोड़ा समझ लो। देखो, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं बच्चों? 3 अवस्थाएं हैं। एक का नाम क्या है? ठोस, दूसरे का नाम क्या है? द्रव, और तीसरे का नाम गैस। ये सबको पता है कि ठोस की आकृति और आयतन एकदम निश्चित होते हैं, इसके सारे कण एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे होते हैं। द्रव का थोड़ा थोड़ा दूर है और गैस का बहुत बहुत दूर है। क्लियर है? तो इसमें पानी जैसा सामान रहेगा, इसमें लकड़ी जैसा सामान रहेगा मजबूत वाला, और इसमें गैस तो है, गैस है। लेकिन हम तुम बात करते हैं दही का। किसका बच्चों? दही का। दही तो पानी जैसा है नहीं, ना सॉलिड जैसा है कि बज्जर कि मार देंगे तो कितने कपाड़ फाड़ देंगे। रक्त की बात करते हैं। किसकी बच्चों? ब्लड की बात करते हैं। ब्लड तो पानी जैसा नहीं है। रक्त को छोड़ दो, थूक ले लेते हैं, स्पाइट्स, खखार, ठीक है ना। लार लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन खखार कैसा है बता? वो तो ना पानी जैसा ही है ना, ठीक है ना, पूरा एकदम सॉलिड है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया? एक और नए स्टेज की खोज की जहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, तो बताया उसका नाम प्लाज्मा स्टेज रखते हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गई? तो उसका नाम हमने प्लाज्मा रखा। इसीलिए बच्चों, रक्त में 2 तरह के कण होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा और एक होता है ठोस कण। एक रक्त प्लाज्मा होता है, एक होता है ठोस कण। ठोस कण में ये आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और उधर प्लाज्मा रहता है। आप समझ में आ गई? जिस प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होते हैं? वाटर होता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए हम लोगों ने पदार्थ के चौथी अवस्था को खोजा, जिसका नाम क्या रखा? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ के तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? द्रव, गैस कहते हैं। दूसरी अवस्था को द्रव कहते हैं, पहले को ठोस कहते हैं, और आखिरी 5वें को बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन। समझ में आ गया? 9th के पहला चैप्टर में एनसीईआरटी में आपको देखने को सबसे लास्ट वाला लाइन यही लिखा होगा और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। खगोलीय की वह शाखा जो खगोलीय पिंड और भौतिक प्रकृति के संबंध को रखता है। देखो, खगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, यानी खगोल भौतिकी। लोहे तत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है? Fe होता है। लोहा का सिंबल, बच्चा वाला सवाल पूछता है, Fe है। विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन थे? विद्युत मोटर के नाम था निकोलो टेस्ला। कौन थे बच्चों? विद्युत मोटर के आविष्कारक। विद्युत मोटर जानते हो ना? विद्युत मोटर जिसका सिद्धांत है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास के उद्भव को क्या कहते हैं? ब्रह्मांडिकी कहते हैं, सोमोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है कैलकुलस या कैलकुलस। आप लोग पढ़े हो, नाम पूरा अच्छे से नहीं, कैलकुलस। कैलकुलस तो पढ़े हो ना? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन, लिमिट। पूरे 12th में मैथ पढ़ पढ़ के पागल जो हुए हो, 11th में कैलकुलस जो पूरा बनाया वो किसने बनाया? न्यूटन ने बनाया, ठीक है। न्यूटन साहब बहुत अच्छा किए, विद्यार्थियों के हित में अच्छा नहीं किए। अगर ये साहब नहीं होते तो विद्यार्थियों को बहुत कम पढ़ना पड़ता, सिलेबस कमजोर होता। क्या जीवन में इंटीग्रेशन का क्या काम है? डिफरेंशिएशन का, है ना। हास गैस का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? हास गैस का रासायनिक का मतलब लाफिंग गैस को हास गैस कहते हैं। अगर आपको यहाँ लेकर के छोड़ दिया जाए तो उसका फार्मूला N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड। छोड़ देंगे आप लोग, सब हंसने लगेंगे, ही बेकाम, ठीक है ना, बेकाम के हंसेंगे, बहुत तेज से हंसेंगे। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है? 8 नंबर में होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके सामने आता है, टाइफाइड होने वाले सूक्ष्म जीव। देखो, टाइफाइड जो बीमारी है, टाइफाइड में बुखार होता है। क्या होता है बच्चों? बुखार होता है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है बताओ? क्या होता है? आंत। हाँ, आंत। टाइफाइड से कौन होता है? आंत बुखार भी बोलते हैं इसको, छोटी आंत मतलब आंत। और जो टाइफाइड जो है वह बुखार का ही लक्षण है, जिसमें आदमी को ठंडक महसूस होता है, गर्मी महसूस होता है, कपकपाता है शरीर, ठीक है। टाइफाइड आप रेगुलर आप जाकर के अगर बुखार हो रहा है तब जांच कराइए, वरना टाइफाइड से आदमी की जान भी चली जाती है, ठीक है।
ए मीटर का उपयोग किसमें करते हैं? ए मीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में करते हैं। स्पीडोमीटर का इस्तेमाल गाड़ी का स्पीड मीटर करने में। ऑडोमीटर का इस्तेमाल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करने में करते हैं। किसी वाहन के 50 दर्पण होता है, 50 मतलब पीछे देखने वाला, किसी भी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का। वही गाड़ी के हेडलाइट में किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है। हर्ट्ज किसमें मापते हैं? हर्ट्ज को हम लोग किसमें मापते हैं बच्चों? आवृत्ति मेजर करते हैं, HZ। नाभि के अलावा DNA किस कोशिका में पाया जाता है? नाभि के अलावा DNA कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कोशिका का आंतरिक भाग है। जब किसी भी कोशिकांग को, कोशिका के अंग का दर्शन करते हैं तो उसमें लाइसोसोम, RNA, DNA, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वहाँ पे कौन आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऐसा अंग है जिस अंग को हम लोग पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। यह ऐसा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अब्जॉर्प्शन पावर को देखते हैं। प्लाजेडियम विवारक किस रोग के कारण है? प्लाजेडियम महिला मच्छर, ठीक है ना, मादा मच्छर, ठीक है ना। प्लाजेडियम मच्छर जो है वो मलेरिया का होता है। प्लाजेडियम मच्छर तुम ले लो, या एक और इसका नाम है एनफ्लुएंजा, मादा एनफ्लुएंजा मच्छर, ठीक है ना, उससे भी काटने से मलेरिया होता है। ये भी बुखार का ही लक्षण है, ठीक है ना। इसमें बुखार होता है आदमी को, मच्छर काटने से होता है। मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पनपता है, ठीक है। मलेरिया के मच्छर को आप गलिया सकते हो, ए गंदे नाली के कीड़े, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो गंदे नाली में ही पनपता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया बच्चों? आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव के द्वारा किया गया। ऐसा हम मान नहीं सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार ये दिया होगा, क्योंकि आवर्त सारणी के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति आए और कौन आया? डोबराइनर आया। कौन आया? डोबराइनर आया। डोबराइनर के बाद कौन है? न्यूलैंड्स आया। कौन आया? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के बाद कौन आया? मेंडलीव आया। मेंडलीव के बाद कौन आया? मोसले। कौन है बच्चों? मोसले। That's all are classify a modern periodic table. The classification of element can more be studied in deeply. Firstly, Dobereiner. Dobereiner जो है वह एलिमेंट के बारे में बताया। न्यूलैंड्स ने अपना क्या दिया? सिद्धांत दिया। फिर मेंडलीव ने अपना अष्टक सिद्धांत बताया। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, शुरुआती में जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया वो किस पर बनाया? परमाणु भार पर बनाया। किस पर बनाया? जबकि मोसले ने बनाया वो कौन सा बनाया? परमाणु संख्या पर बनाया। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडलीव परमाणु जो है परमाणु भी एटॉमिक वेट पर आधारित है और एटॉमिक संख्या पर आधारित। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? मोसले साहब का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें कितने 7 पीरियड हैं, ठीक है ना, और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 7 आवर्त और 18 समूह के रूप में ये क्या है? विभाजित है। ब्लॉक कितने हैं? 4, S, P, D और F। क्लियर है? तो ये सारी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों। आप लोग के अंदर विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी है। एक बार अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट पर कमांड कर लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और जो आपका आर्ट्स का इलाका है, स्टैटिक्स और इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स को पर डे पढ़ना है। मैं पहले बता चुका हूँ, उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि बड़े बड़े टीचर लोग से कवर नहीं होता है। हमसे भी 2-4 क्वेश्चन पूछोगे तो आई डोंट नो, बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसका सिलेबस क्या पूछेगा कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो ना से फिक्स है, यहाँ से जानकारी तो आप इधर बहुत अच्छा कर। ये पार्ट अगर मजबूत है, तुम एक मजबूत विद्यार्थी में काउंट हो रहे, क्योंकि इतिहास 2 बार 3 बार दोहराने के बाद ना अपना हो जाता है। हम लोग आंख मूंद के कहानी तरीके देर में लिख देते हैं, आंख मूंद के कि हाँ प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कब भी खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन जब आप स्टैटिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, इकोनॉमी की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हो, या फिर अगर आप समझ रहे हो करेंट अफेयर्स की क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, तो यादें नहीं रहता, वहाँ पर प्रॉब्लम फंस जाती है, फिर रिजल्ट नहीं हो पाती। इसलिए आप उसको ध्यान दो प्लीज़। ठीक है ना, सुबह 7 बजे उठ जाओ, 7 बजे क्लास लो,
ठीक है ना, उसको करो, उसका डाटा तैयार करो और अपने तक सीमित नहीं रखो, कोशिश करो कि डाल दे, शेयर कर दे कि आपने ये पढ़ा, डाल दिया, जिसको पढ़ना हो पढ़ा, नहीं पढ़ा भाड़ में जाए, समझ गया ना। हाँ, इसीलिए ना करेंट अफेयर्स की क्लास एकदम लो, जिससे आपको ये नॉलेज पता चलेगा कि आसपास में भी हो क्या रहा है। तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि लड़ाई क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, पॉलिटिकल तरफ आपको चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप करेंट अफेयर्स पढ़ने लगोगे तो पता चल जाए। पता है हरियाणा गवर्नमेंट क्या किया है 2019 से, कितने से 2019 से अब तक जितने सारे एग्जाम हुए और उसमें जितने सारी नौकरी है सबको रद्द कर दिया। कितने 2019 से तक। अब बोलो 2019 से कितना आदमी बहाल किया होगा, नौकरी किया होगा। अब नौकरी पा के सबको हटा रहा है, क्यों? क्योंकि गड़बड़ी रूप से बहाली हुआ, कास्ट सेंसेशन का कुछ प्रॉब्लम है, आज ही पेपर में दिया था। अब बताओ कितनी कितनी बड़ी तुम कह सकते हो ये एक तरह का स्कैम है वैसे लोगों के साथ। उसमें तो कितना का विवाह हुआ भी हो गया होगा ऑफिसर बोल के, अच्छा खासा मोटा रकम भी वसूल लिया होगा। बहुत दुख होगा वैसे लोगों को, मानसिक रूप से झेलना पड़ेगा। वो ये सिखा रहा है कि अब सरकारी नौकरी में जाने के बाद अब सेफ नहीं है, कब आपको हटाया जा सकता है। भारत में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत अब दुनिया का चौथा बड़ा इकोनॉमी है। कितना? हम लोग पैसा के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में अब कितने नंबर पे आ गए हैं? चौथे नंबर पे। हमसे पीछे कौन है? हमने अभी किसको पछाड़ा है? हमने अभी पछाड़ा है जापान को। किसको पीछे छोड़ दिया? जापान को। अब हम लोग कौन आ गए? भारत आ गए। जापान से, भारत से पहले जापान है, जापान के बाद भारत, भारत के आगे है बच्चों जर्मनी। कौन है? जर्मनी है। और इससे पहले कौन है? चीन। और इससे पहले कौन है? अमेरिका। बस इसको हम लोग पछाड़ेंगे 2026 में, 2028 में शायद हटा दिया, इसको हम पछाड़ के हम लोग तीसरे नंबर पे जाएंगे। जब हो गया है, जिस तरह से ग्रोथ है तीसरे नंबर पे हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन अब इस सब को पछाड़ने के लिए हम लोग को स्पेशल प्लान बनाना होगा, क्योंकि हम लोग का अभी है 4.7 के आसपास ग्रोथ रेट, आई लोग का है 18-19, ये लोग का 22-23 है। तो इस सब में ना पॉइंट का फर्क है, इसलिए पछाड़ देंगे। लेकिन इसमें इतना ज्यादा फर्क है ना कि हम लोग अपने डेवलप को इतना आगे बढ़ाएंगे तो सब आकाश छू देगा। समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा है कि आज की पेपर इस मामले भी महत्वपूर्ण है, डीपली उसको अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। इसलिए करेंट अफेयर्स पढ़ो। प्लाज्मोडियम विवाह किस रोग का है बच्चों? मलेरिया का। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मेंडलीव के द्वारा किया गया। मूल कण बोसॉन किसके नाम पर रखा गया? सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा, ठीक है ना। सबसे हल्का तत्व कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जब हवा भरते हैं तो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है? उड़ने लगता है, ठीक है। हाइड्रोजन बैलून शादी ब्याह में आजकल हो रहा है, बड़ा सा कार्टून ले आएगा, उसमें बहुत सारा गुब्बारा भर ले रहेगा, लड़का लड़के से खुलवा देगा, वीडियो शूट हो गया। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किसके अप्रूप है बच्चों? सबको याद है, कार्बन की। ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान कितना है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। 0.15 लिखना भूल गया ही, हमसे संपर्क नहीं किया, किताब छाप लेता। अगला सवाल है, ये क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? बच्चा को याद है, पृथ्वी को। एक्स किरण की खोज कितने की थे? रोइंटजन ने किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67 - 10⁻17। जितना प्रोटॉन का है बच्चों उतना ही न्यूट्रॉन का भी है, 1.67 × 10⁻27। लेकिन इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान होती है 10⁻31 kg। समझ आई? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की है, ये न्यूट्रॉन की है, वो इलेक्ट्रॉन की है। तो द्रव्यमान सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। कार्बन किस अपरूप में प्रयोग काटने से छिद्र किया जाता है? कार्बन का अपरूप हीरा, जो बहुत ही कठोर होता है, प्रकृति का सबसे मजबूत चीज है, उसका उपयोग चट्टानों के अंदर छेद करने के लिए, ग्लास को काटने के लिए, समझ रहे हो ना, अलग अलग चीजों में ड्रिलिंग करने का हम लोग इस्तेमाल डायमंड में करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है बच्चों? ब्लू व्हेल। फाइलेरिया का रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया को हम लोग हाथी पांव के नाम से जानते हैं। जब किसी आदमी का क्या होता है?
मोटा हाथ पैर हो जाता है तो उसको हम लोग हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ होता है? क्रीमी वॉर्म, ठीक है ना, यानी क्रीमी के द्वारा होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बहुत बार हो चुका है, रेटिनॉल है। ये हमारे आँख के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, आपको आँख से दिखाई नहीं देगा। मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है, रतौंधी बीमारी हो सकती है। सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, गाजर खाइए। गाजर का हलवा आपके लिए ठीक नहीं, कच्चा गाजर आपके लिए हेल्दी है, इसलिए कच्चा गाजर दांत से चबा के खाइए। दांत से चबाओगे तो दांत भी अंदर चला जाएगा, ऐसे ऐसे काटना अंदर में है, तब फिर ऑटोमेटिक चला जाएगा दांत। 15-20 हज़ार खर्चा होगा तब जाके होगा। ये भी एक तरह का महाजने वाली बात। पहले एक आध जगह रिहर्सल कराया जाएगा, ठीक है ना। अगर ये रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो गेट डन, लेकिन अगर उसी कारण अगर बाधा आता है तो एकदम तैयार रहो, ठीक है ना। ऐसा होगा क्या? हम लोग का ठीक है, थोड़ा मोड़ा चढ़ा है तो चल जाएगा। मानव मूत्र होता है, अभी इसकी चर्चा कर रहे थे कि मानव मूत्र जो होता है वो अलग अलग आदमी का अलग अलग होता है, लेकिन यूरिक एसिड होने के कारण वो अम्लीय प्रवृत्ति का माना जाता है, ठीक है।